कक्षा 12 भूगोल के प्रिय विद्यार्थीगण, आप सभी का इस वर्चुअल कक्षा में स्वागत है। आपकी पुस्तक का छठा अध्याय द्वितीय क्रियाएं चल रहा है, जिसके कुछ अंश आपने पीछे के वीडियो लेक्चर में देख लिया है। आज हम अंतिम अंश को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं और इस अंतिम अंश में उद्योगों की और स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा हम लोग करेंगे। बच्चों, बड़े पैमाने पर लगाए जाने वाले जो उद्योग होते हैं वो विभिन्न स्थितियों का चुनाव क्यों करते हैं, इसी प्रश्न का उत्तर हम यहाँ ढूंढेंगे और वो उत्तर हमें मिलेगा उद्योगों की और स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में बात करने पर। बच्चों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि लोहा इस्पात के अधिकतर कारखाने भारत के झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में ही क्यों हैं? या फिर सूती कपड़े की ज़्यादातर मिलें गुजरात, महाराष्ट्र या कर्नाटका में ही क्यों हैं? अगर हम इस कारण की खोज करें तो हमें यह पता लगता है कि ऐसा कच्चे माल की सरलता से प्राप्ति के कारण है। आप जानते हैं, हम जब मध्य प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड की बात करते हैं तो लोहा इस्पात उद्योग की जो कच्ची सामग्री है, यानी लौह अयस्क, चूना पत्थर और कोयला, ये तीनों चीज इन तीनों राज्यों में सुगमता से प्राप्त होता है और एक दूसरे के अगल बगल ही प्राप्त होता है। यही कारण है कि इन तीनों राज्यों में लोहा इस्पात के कारखाने अधिक लगाए गए हैं। इसी प्रकार महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटका काली मिट्टी के क्षेत्र वाले राज्य हैं, जहां बड़े पैमाने पर सूती यानी कॉटन का उत्पादन होता है, कपास का उत्पादन होता है। इसलिए यहाँ पर सूती कपड़े के कारखाने लगाए जाने ज़्यादा उपयुक्त और सुगम है। जो ये मैंने उदाहरण दिया, वैसे तो ये भारत के संदर्भ में है, लेकिन यह संपूर्ण विश्व की औद्योगिक और स्थापना के संदर्भ में भी यही बात लागू होती है। वास्तव में विनिर्माण उद्योग के लिए अनुकूल यानी सही स्थान का चयन बेहद महत्वपूर्ण होता है। वस्तुतः औद्योगिक कारखाने ऐसे स्थान पर लगाए जाते हैं जहां उत्पादन लागत कम आए, उत्पादित वस्तु की गुणवत्ता अच्छी रहे तथा अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण कारक होते हैं जिनसे प्रभावित होकर कोई उद्योग किसी विशेष स्थान पर स्थापित किया जाता है। तो आइए ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण कारकों के बारे में हम लोग जानते हैं और उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है वो है बाजार तक पहुंच, यानी कि अभिगम्यता। आपकी पुस्तक में इस हर हेडिंग के समक्ष अभिगम्यता शब्द लिखा हुआ मिलता है, जो आपके लिए कठिन समझ में आता है, तो मैंने उसे पहुंच के रूप में बदल दिया है। हर जगह पहुंच का मतलब होता है अभिगम्यता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाजार तक पहुंच। बच्चों, सबसे पहले हम ये जान लें बाजार क्या होता है। अर्थशास्त्र में भी आपने पढ़ा है, बाजार वह क्षेत्र है जहां उद्योग से निर्मित वस्तुओं की बिक्री होती है, यानी वहां उस वस्तु विशेष की मांग होती है और वहां के लोग उस वस्तु को खरीदने की क्रय शक्ति रखते हैं। तो जहां जितना अच्छा और बड़ा बाजार होगा, उस वस्तु की अधिक मांग होगी। ऐसे स्थानों पर उद्योग लगाया जाना सुगम और लाभकारी दोनों होता है। अगर हम विश्व के संदर्भ में बात करें तो हम पाते हैं कि उत्तरी अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देशों के साथ दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो घने बसे देश हैं, ये बहुत बड़े बाजार के रूप में भी स्थापित हैं। इसलिए ऐसे स्थानों पर प्रमुखता से कई प्रकार के उद्योगों की स्थापना की गई है। अब हम बात करते हैं इस दूसरे महत्वपूर्ण
कारक की, जिसका नाम है कच्चे माल तक पहुंच। यानी दूसरा महत्वपूर्ण कारक कच्चा माल है, जो अपनी पहुंच से उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करता है। कच्चा माल आप समझते हैं, सभी उद्योगों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है, और कच्चा माल अगर किसी क्षेत्र विशेष में प्रमुख रूप से उपलब्ध है तो वहां उस कच्चे माल पर आधारित उद्योग भी ज्यादा स्थापित होने की संभावना बनी रहती है। और यहाँ पे एक बात महत्वपूर्ण होती है जो इस कच्चे माल को परिवहन से जोड़ देती है, यानी उस कच्चे माल को कारखानों तक पहुंचाना। अगर ये कच्चा माल भारी प्रकृति वाला है, यानी वजन में भारी है, उसमें अनावश्यक तत्व जुड़े हुए हैं, तो ऐसे कच्चे माल को ढोकर कारखानों तक ले जाना खर्चीला भी है और दुरूह भी है। तो इससे बचने के लिए कारखाने, ऐसे भारी उद्योग उस स्थान पर लगाए जाते हैं जहां पर कच्चा माल सुगमता से उपलब्ध होता है। हम यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे लोहा इस्पात उद्योग है, मैंने अभी अभी आपको महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा के उदाहरण से समझाया था। लोहा इस्पात उद्योग स्थापित करने के लिए प्रमुख कच्चा माल है लौह अयस्क, दूसरा कोयला और तीसरा चूना पत्थर। जिप्सम की भी आवश्यकता होती है। अगर ये चीजें, मान लीजिए एक क्षेत्र है ये, और यहीं पर हमको लोहा इस्पात मिल रहा है, यहीं पर हमको चूना पत्थर मिल रहा है, और यहीं कुछ दूरी पर हमें कोयला मिल रहा है। तो अगर हम यहां पर लोहा इस्पात उद्योग स्थापित करें, जबकि हमारे पास स्थान यहां भी उपलब्ध है, तो यहां पर लोहा इस्पात उद्योग स्थापित करना मूर्खतापूर्ण होगा, क्योंकि भारी कच्चे माल यानी कि लोहे को, कोयले को, जिप्सम को, चूना पत्थर को यहां से ढोकर यहां लाना यह खर्चीला है। इसलिए उद्योग को इस क्षेत्र में स्थापित करना सुगम भी है, सस्ता भी है। इसलिए लोहा इस्पात या इस तरह के भारी उद्योगों को हमेशा हम कच्चे माल के निकट ही स्थापित करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कच्चा माल परिवहन लागत से जुड़ते हुए इस उद्योगों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए अब हम देखते हैं तीसरे कारक के बारे में, जिसको हम कहते हैं श्रम आपूर्ति तक पहुंच। श्रमिकों की उपलब्धता, यानी कारखाने में कार्य करने वाले जो मजदूर होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, उनकी उपलब्धता भी किसी औद्योगिक कारखाने को स्थापित करने के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि आज के आधुनिक समय में जब बड़े पैमाने के उद्योग लग रहे हैं, उसमें यंत्रों का और वैज्ञानिक साधनों का ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है, स्वचालित मशीनें लग रही हैं, तो थोड़ा सा मजदूरों की भूमिका यानी श्रमिकों की भूमिका सीमित हुई है। लेकिन आज भी तमाम ऐसे उद्योग हैं जहां पे भारी संख्या में कुशल श्रमिकों की मांग है। तो कुछ उद्योग ऐसे हैं जो श्रमिकों की मांग पर निर्भर करते हैं, यानी जिन उद्योगों में श्रमिकों की आज भी ज़्यादा आवश्यकता है, वो ऐसे क्षेत्रों में स्थापित किए जाने की कोशिश की जाती है जहां पर अधिक से अधिक श्रमिक हमको सस्ती दर पर और कुशलता वाले श्रमिक हमको मिल जाए तो वो उपयुक्त होता है। इसलिए श्रम आपूर्ति तक पहुंच भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए अब हम एक और कारक की बात करते हैं जो है शक्ति के साधनों तक पहुंच। शक्ति के साधन, आप जानते हैं आज हाथ से काम करने का जमाना नहीं है। बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयां, बड़े बड़े कल कारखाने सब मशीनों से संचालित होते हैं, और मशीनें कैसे चलती हैं? मानव श्रम से नहीं चलती। आज की मशीनें बड़े पैमाने पर शक्ति के साधन यानी बिजली के द्वारा चलते हैं, और आप जानते हैं कि इसके बिना उद्योगों का संचालन संभव नहीं है। ऊर्जा स्रोत के निकट उद्योगों के स्थापित होने की संभावनाएं अधिक होती हैं। बहुत पहले
बिजली या शक्ति के साधन के रूप में कोयले का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता था, किंतु आज कोयले का प्रयोग धीरे धीरे सीमित हो गया है। जल शक्ति, परमाणु शक्ति और अन्य वैकल्पिक साधनों के द्वारा उत्पन्न शक्ति के आधार पर कल कारखानों की स्थापना महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार हम देखते हैं शक्ति के साधन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसी विशेष उद्योग के किसी विशेष स्थान पर स्थापित होने में। अब हम आइए देखते हैं अगले कारक को, जो है परिवहन और संचार। आज के आधुनिक युग में ये बेहद सकारात्मक और महत्वपूर्ण कारक है। आप जानते हैं, जब हम कहीं एक कारखाना स्थापित करते हैं तो वहाँ जो वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं उनके लिए जो कच्चा माल होता है वो या तो थोड़ी दूर से आता है या नज़दीक के क्षेत्रों से आता है या कभी कभी बहुत दूर से आता है। उनको कल कारखानों तक पहुंचाने के लिए परिवहन साधनों की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार जब माल उत्पादित हो जाता है मिलों में, कारखानों में, तो उनको बाजार तक पहुंचाने में भी परिवहन के साधनों की विशेष आवश्यकता होती है। तो उन क्षेत्रों में जहां परिवहन के उपयुक्त साधन हैं, यातायात की सुगम व्यवस्था है, सस्ता है, तेज गति से चलने वाले वाहन हैं जो बाजार में जल्दी से जल्दी वस्तुओं को पहुंचाने की क्षमता रखते हैं, जहां पर इस तरह की उन्नत परिवहन व्यवस्था मिलती है, वहां पर उद्योगों के स्थापित होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो आपने देखा परिवहन भी एक महत्वपूर्ण साधन है। इसके साथ साथ मैंने बताया संचार के साधन। संचार, आज जानते हैं नेटवर्किंग युग है, मोबाइल फोन और इसके साथ साथ वेबसाइट के माध्यम से तमाम कार्य हो रहा है। वस्तुओं की मांग के आधार पर बाजार में त्वरित ढंग से वस्तुएं पहुंचाई जाती हैं। एक व्यापारी फोन उठा करके तुरंत अपने माल के आने या कमी की बात करता है तो औद्योगिक इकाइयों से तत्काल उसके माल की आपूर्ति कर दी जाती थी, जो पहले संभव नहीं था। पहले हमें पत्र भेजना पड़ता था कि हमारे पास ये माल की शॉर्टेज है, आप पहुंचा दीजिए, लेकिन आज इसकी आवश्यकता नहीं है। आज हम फोन के माध्यम पे, व्हाट्सएप के माध्यम से पूरी सूची बनाकर दे देते हैं व्यापारी के द्वारा। तत्काल जो चीजें उसके दुकान में, उसके प्रतिष्ठान में कम होती है, कारखाने तुरंत उसकी सप्लाई कर देते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि परिवहन के साथ साथ संचार के साधन भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसी उद्योगों की स्थापना के संदर्भ में। यानी जहां परिवहन के द्रुत माने तेज और सुगम और सस्ते साधन होंगे, वहां उद्योगों के स्थापित होने की संभावना अधिक होगी। अब हम बात करते हैं सरकारी नीति की। किसी क्षेत्र विशेष में किसी विशेष उद्योग को स्थापित होने और विकसित होने में सरकार की नीतियां भी बहुत उत्तरदायी होती हैं। अब ये सरकार की नीतियां क्या हैं? सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कुछ प्रदेश की सरकारें कहती हैं कि आप आइए, हमारे यहाँ कारखाना लगाइए, हम आपको सस्ती दर पर जमीन देंगे, सस्ते दर पर बिजली देंगे, सस्ते दर पर हम आपको लोन देंगे यानी ऋण देंगे। तो ऐसे सरकारी नीतियां, जो उदारवादी नीतियां जिसको हम कहते हैं, वो जब किसी को मिलती हैं, किसी बड़े पूंजीपति को मिलती है, तो वह पूंजीपति वर्ग उन क्षेत्रों में कल कारखाने लगाना उपयुक्त समझते हैं। तो सरकारी नीतियां भी इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब हम बात करते हैं इस संदर्भ में अंतिम कारक की, समूहन अर्थव्यवस्था तक पहुंच, उद्योगों के मध्य संबंध। थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा होगा इसको समझने में, मैं आपको बताना चाहता हूं समूहन अर्थव्यवस्था क्या है और उसी के संदर्भ में उद्योगों के मध्य संबंध क्या है। तो मैं आपको बता दूं, मुख्य उद्योग, जैसे कहीं कोई बड़ा उद्योग है, उसके आसपास क्या होता है कि अन्य छोटे छोटे उद्योग भी लाभ प्राप्त करने लगते हैं और स्थापित होने लगते हैं। तो इन दोनों के मध्य एक तरह की औद्योगिक श्रृंखला विकसित हो जाती है, जिससे उस बड़े उद्योग को भी फायदा पहुंचता है और उस पर आधारित जो उस क्षेत्र में छोटे छोटे उद्योग पनप जाते हैं उनको भी फायदा पहुंचता है। और इस औद्योगिक श्रृंखला के विकसित होने से दोनों उद्योगों के बचत और लाभों में जो वृद्धि होती है उसे लाभ समूहन अर्थव्यवस्था हम कहते हैं। और ये पहुंच भी
औद्योगिक इकाइयों और कल कारखानों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अर्थव्यवस्था में प्रधान उद्योगों के साथ सहयोगी उद्योगों का भी विकास होता है तथा दोनों उद्योग पूरक रूप से काम करके विकास के पथ पर आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि कई ऐसे कारक हैं जो किसी क्षेत्र विशेष में किसी विशेष उद्योग के स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब इसके कुछ अगले बिंदु हैं जिन्हें मैं पहले लिख लेता हूं, फिर आपको समझाता हूं। आगे के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप देखें। परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश, पहले हम लोग इसकी बात करते हैं। परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश किसे कहते हैं? ये ऐसे उद्योग वाले क्षेत्र होते हैं जिनमें कोयला खदानों के निकट धातु पिघलाने वाले उद्योग, भारी इंजीनियरिंग उद्योग तथा रसायन उद्योग स्थापित किए जाते हैं। हम ऐसे उद्योगों को धुएं की चिमनी वाला उद्योग भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस पर प्रश्न आता है कि धुएं की चिमनी वाला उद्योग किसे कहते हैं। तो धुएं की चिमनी वाला उद्योग वह उद्योग होता है जो कोयला खदानों के निकट स्थापित किया जाता है और शक्ति के साधन के रूप में कोयले का इस्तेमाल होता है, इसलिए बड़ी मात्रा में धुआं भी निकलता है। इसके लिए बड़ी बड़ी चिमनियां बनाई जाती हैं, इसीलिए इसको धुएं की चिमनी वाला उद्योग भी कहा जाता है। ऐसे उद्योगों की औद्योगिक क्षेत्रों की पहचान हम कुछ तरह से करते हैं। जैसे यहाँ स्थापित जो निर्माण उद्योग होता है उसमें रोजगार का अनुपात ज़्यादा होता है, यानी बहुत लोगों को इसमें रोजगार मिल जाता है। यहाँ जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा होता है, क्योंकि ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलता है तो ज़्यादा परिवार बस जाते हैं, तो जनसंख्या का घनत्व यहाँ ज़्यादा होता है। और जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा होने से जल घनत्व से जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे गंदगी की, प्रदूषण की, पानी की कमी की, बच्चों के कुपोषण की, ये सारी समस्याएं ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों में हमको आसपास देखने को मिलती हैं। इसके अलावा औद्योगिक वस्तुओं जो ऐसे क्षेत्रों में बनाई जाती हैं उनकी मांग कम हो जाती है जब, तो कारखाने बंद होने की नौबत आ जाती है। यह भी एक समस्या है। और जब कारखाने बंद होते हैं तो बेरोजगारी की समस्या भी ऐसे क्षेत्रों में उत्पन्न हो जाती है। तो ये परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक उद्योग के बारे में था कि किस प्रकार ये उद्योग चिमनी वाले, धुएं की चिमनी वाले उद्योग के रूप में जाने जाते हैं और कौन कौन सी समस्याएं यहाँ पाई जाती हैं। अब हम देखेंगे जर्मनी का रूर कोयला औद्योगिक क्षेत्र। बच्चों, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे इसी के अंतर्गत सूती वस्त्र उद्योग और लौह इस्पात उद्योग भी था, जिसको मैंने पहले ही आपको पढ़ा दिया है। और ये रूर का जो कोयला औद्योगिक क्षेत्र था ये छूट गया है, तो हम इसको यहाँ ले रहे हैं। जर्मनी का रूर कोयला औद्योगिक क्षेत्र। जर्मनी एक महत्वपूर्ण यूरोपीय देश है, विकसित देश है, और यहाँ पर एक क्षेत्र है जिसको हम रूर के नाम से जानते हैं। इस रूर प्रदेश की विशेषता यह है कि यहाँ कोयले का विशाल भंडार पाया जाता है। और आप सोचिए, जहाँ कोयले का विशाल भंडार होगा, शक्ति के साधन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धता होगी, वह क्षेत्र औद्योगिक रूप में कितना विकसित होगा। तो यह क्षेत्र औद्योगिक रूप में बेहद विकसित एक जमाने में रहा है। यूरोप का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र रहा है, जहां अधिकांश इस्पात कारखाने स्थापित हुए हैं। और क्यों स्थापित हुए इस्पात कारखाने? आप जानते हैं कि लोहा इस्पात उद्योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल लौह इसके बाद कोयला है, उस धातु को पिघलाने के लिए। लोहा और इस्पात उद्योग आप जानते हैं अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार रहा है। इधर बीच कोयले की मांग में कमी आई है, जिससे लौह अयस्क समाप्त होना या कोयले का समाप्त होना भी रूर क्षेत्र को ज़्यादा प्रभावित नहीं कर सका, क्योंकि जल मार्ग से इन धातुओं और कोयले का आयात करके भी इस रूर क्षेत्र को औद्योगिक पहचान इसकी बनाए रखी गई है। वर्तमान में प्रदूषण और औद्योगिक अपशिष्ट जो कारखानों से निकलते हैं, इन समस्याओं के साथ औद्योगिक ढांचे में परिवर्तन आया है, जिसके कारण रूर प्रदेश क्षेत्र में भी उद्योगों के अंदर उत्पादन में कमी आई है। कोयला और इस्पात में संपन्न होने के बावजूद
यहाँ और भी कई महत्वपूर्ण उद्योग अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जैसे विश्व की सुप्रसिद्ध कार ओपल के बनाने का यहाँ विशाल कारखाना इसी रूर कोयला क्षेत्र में हमको मिलता है। साथ ही साथ नए रासायनिक संयंत्र स्थापित करने के रूप में ये एक बड़े बाजार के रूप में हमारे समक्ष आया है। इसे हम नया रूर प्रदेश के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं इस तीसरे और अंतिम बिंदु की, जो है उच्च प्रौद्योगिक उद्योग की संकल्पना। ये आज के आधुनिक युग की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि उच्च औद्योगिक और उन्नत वैज्ञानिक शोध के द्वारा एक नए तरह की औद्योगिक संरचना की कल्पना की जा रही है। जी हाँ, इसके अंतर्गत हम एक नई वैज्ञानिक सोच, तमाम ऐसे संशोधित शोध और इंजीनियरिंग पर आधारित नवीन पीढ़ी के उद्योग स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें नीले कॉलर श्रमिक की अपेक्षा सफेद कॉलर श्रमिक की आवश्यकता ज्यादा है। आप यहां पे अंतर समझ लीजिए। नीले कॉलर श्रमिक का अर्थ हुआ जो श्रमिक के रूप में कारखानों में काम करते हैं, लेकिन इस नई संकल्पना के आधार पर जो कारखाने स्थापित करने के बारे में हम कल्पना करते हैं, विचार बनाते हैं, उसमें हम सफेद कॉलर श्रमिक की प्रमुखता देते हैं। सफेद कॉलर श्रमिक का मतलब है वो औद्योगिक क्षेत्र में जुड़े हुए उस वर्ग से है जो शोध करते हैं, जो इंजीनियर हैं, जो बड़े स्तर पर नई प्रविधि के साथ किसी कारखाने में कार्य योजना बनाते हैं और उससे अधिकतम लाभ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। उच्च प्रौद्योगिकी वाले औद्योगिक प्रदेश में स्वच्छ प्रयोगशालाएं हैं, यातायात और संचार की अत्यधिक विकसित व्यवस्था उपलब्ध होती है, और इसलिए ये क्षेत्र, ये जो संकल्पना है, इस क्षेत्र में औद्योगिक प्रगति की संभावनाएं भी अधिक होती हैं। लौह इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग, पेट्रोल, रसायन और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग कुछ ऐसे उद्योग हैं जो आज की इस नवीन सोच पर आधारित उद्योग हैं। और किसी प्रदेश में केंद्रित उच्च प्रौद्योगिकी और विशेषीकृत और आत्मनिर्भर औद्योगिक क्षेत्र भी एक अपनी अलग पहचान रखता है, जैसे सिलिकॉन घाटी और बेंगलुरु शहर की भी पहचान इस नई संकल्पना के उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग के आधार पर की जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा ये जो द्वितीय कार्य था, यह उद्योगों से संबंधित था, और इस पाठ में आपने संपूर्ण विविधतापूर्ण ढंग से इस लेसन को पढ़ और समझ लिया है। इसी के साथ यह लेसन समाप्त होता है। अब हम अगले वीडियो लेक्चर में आपके अगले लेसन को लेकर पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।